हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर होगा और एक स्केलर होगा। अब तुम बताओ कि कौन पढ़ेगा मन? बोलो। चलो हम आज पढ़ाएंगे वेक्टर प्रोडक्ट। क्या पढ़ाएंगे? वेक्टर प्रोडक्ट। लिख लो, टॉपिक डाल दो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत मजेदार चीज है, बहुत मजेदार। वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे इसका जो डिफिनीशन है वो मैथमेटिकल है। इसका जो डिफिनीशन है क्या है? मैथमेटिकल। एक सेकेंड। ठीक, तो इसका डिफिनीशन मैथमेटिकल है। तो लिखो या पहले समझ लो। चलो समझ ही लेते हैं। जैसे मान लो कि वेक्टर ए है और मान लो कि वेक्टर बी है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, तो लिखिएगा नहीं, समझिएगा पहले। हालांकि हम लिख रहे हैं। मान लो कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। लिखिएगा नहीं, अभी लिखिएगा नहीं। टू वेक्टर्स and theta be the angle between them। अब लिखना नहीं। मान लो कि ए और बी दो वेक्टर है, ए और बी दो वेक्टर है और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। ठीक, मान ली, ध्यान दो। देन द क्रॉस प्रोडक्ट of these vectors are defined as, लिखना नहीं हुआ अभी। देखो क्या करना है, ये मैथमेटिक्स है। ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है। रियल में बताए थे फर्स्ट क्लास में कि वेक्टर रियल में फिजिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। ये यो कहो कि फिजिक्स को यह ऑपरेट करता है। तो ए क्रॉस बी का डिफिनेशन ही है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। चारों पढ़ो मन में, बोलो। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। एक बार और, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। याद हो गया? चलो, अब सवाल उठता है कि एन कैप क्या है। तो स्वाभाविक है, एन कैप जो होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। ठीक है, ऐसे किसी वेक्टर में तुम कैप डाल दो, वह हो जाएगा यूनिट वेक्टर। बताए थे, तो इसको यूनिट वेक्टर होता है। जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन दिखाता है। ध्यान दो, हम बोले लिखने के लिए नहीं, अभी लिखना नहीं, सिर्फ देखना है। एन कैप जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को दिखाता है। रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एन कैप यूनिट वेक्टर होता है जो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को बताता है। ठीक, तो इसको लिखो पहले। लिखो, लिख लिए। अब ध्यान दो, लिखना फिर बंद। ठीक,
देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास तो चौक है। अच्छा एक मिनट, चौक लाते हैं कुछ। देखो जैसे कि बहुत सारा है, समझ में आएगा, ध्यान से लिखा नहीं। जैसे मान लो कि वेक्टर ए या वेक्टर बी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट ये होगा। ध्यान देना, अलग तीनों का कलर एक ही, ध्यान देना। मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा रिजल्टेंट, बीचों बीच या बीच। समझ में आ गया? अच्छा, इन दोनों घटाएंगे तो कुछ इधर आ जाएगा। मान लो फिर से ए और बी को जोड़ेंगे तो उस दोनों के बीच में होगा और उसी प्लेन में। इन दोनों को घटाएंगे तो उसी प्लेन में होगा, लेकिन इधर हो जाएगा। लेकिन क्रॉस कराएंगे तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर। समझना, यही समझना है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से। ए और बी को क्रॉस कराएंगे तो रिजल्ट जो होगा इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। ठीक, तो हमको समझना क्या है कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे उसी प्लेन में होगा, दो वेक्टर को घटाएंगे तो उसी प्लेन में होगा, क्रॉस करेंगे तो प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ऊपर होगा या नीचे होगा। यह तय नहीं है। बात समझ में नहीं है? बस एक बार लास्ट, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसी प्लेन में होगा, घटाएंगे तो उसी प्लेन में होगा, गुना करेंगे, क्रॉस करेंगे तो प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या हो गया? गुड। अब तुम देखते रहो। चलो, तो ध्यान दो एक बार फिर से। एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, यह हो गया एडिशन। क्या हुआ? एडिशन। यह क्या हुआ? सब्सट्रैक्शन। ये हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ जो एन कैप है, एन कैप, यह इसी के डायरेक्शन बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, जिसका डायरेक्शन प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। रटो, प्लेन पर परपेंडिकुलर। ठीक, ओके। तो लिख देंगे, इसको कंटिन्यू करो, इसके आगे तुम नीचे लिखना, लिखो एज द क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर क्वांटिटी। लिखते चलो, वेक्टर क्वांटिटी, so it is also said to be वेक्टर प्रोडक्ट। बात खत्म। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, समझ में आ गया? वेक्टर होता है और वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। लिख देंगे इसके नीचे, ठीक नीचे, द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज perpendicular to the plane of given vectors। जो वेक्टर दिया हुआ है उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको लिख लो पहले, लिखो। आ रहा है समझ में? गुड, ठीक है। ध्यान दो, जैसे मान लो अभी पढ़े हैं ए क्रॉस बी, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप, पढ़े हैं? और जितना बार हम लिखेंगे उतना बार आप भी लिखिएगा। ठीक, तो ये पढ़े हैं ना? तो यह एन कैप जो होगा, ए पर क्या होगा,
परपेंडिकुलर, बी पर क्या होगा परपेंडिकुलर, ए प्लस बी पर क्या होगा बोलो परपेंडिकुलर, ए माइनस बी पर क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कुछ नहीं रखना, सिंपल है। क्रॉस कराएंगे तो जो भी रिजल्टेंट होगा उसका डायरेक्शन प्लेन पर क्या होगा परपेंडिकुलर। अब स्वाभाविक है, समझा चुके फिर समझाते हैं। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, जोड़ेंगे तो उसी प्लेन में, घटाएंगे उसी प्लेन में, क्रॉस करेंगे तो उसमें क्या होगा परपेंडिकुलर। तो इसी के डायरेक्शन को कौन बताता है, ए लिखा है। सोचो ये ए है, ये बी है, समझ में आ रहा है, ये ए है ये बी है। तो यह एन कैप जो है, एन कैप है, एन कैप एन कैप, एन कैप जो है ए पर क्या है परपेंडिकुलर, बी पर परपेंडिकुलर, ए प्लस बी पर परपेंडिकुलर, ए माइनस बी पर परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर। क्लियर, ठीक। लिखो पहले, लिख लिए। एक बार नीट पे क्वेश्चन पूछा था, नीट पे क्वेश्चन पूछा था, और जहां तक मुझे याद है क्वेश्चन सही है। देखो इसको, क्वेश्चन क्या था, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, लेकिन 99% क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स and theta be the angle between vector A and vector B, then क्या था इस टाइप का था कि find the unit vector, find the unit vector which is perpendicular to वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऑप्शन बहुत सारा था, ऑप्शन का मतलब नहीं है, मतलब हमको निकालना है एन कैप। तो कहता है कि ऐसा वेक्टर डायरेक्शन बताओ, यूनिट वेक्टर जो प्लेन पर क्या हो परपेंडिकुलर हो। देखो प्लेन पर परपेंडिकुलर कंसेप्ट सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही देता है। प्लेन पर परपेंडिकुलर जो भी होगा वह क्रॉस प्रोडक्ट से ही मिलता है, ऐसे कभी नहीं मिलता है। ठीक, तो क्या करेंगे, सवाल ही ध्यान, यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये थीटा है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, एंगल थीटा है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी, मोड ए मोड बी साइन थीटा एन कैप। तो बताओ एन कैप क्या होगा, बोलो ए क्रॉस बी। अब लिखो मत प्लीज, सब लिख रहे हैं, देख रहे हैं, मोड ए मोड बी साइन थीटा। लेकिन यह ऑप्शन में नहीं था, आंसर तो ही होगा ऐसा ही है, लेकिन यह ऑप्शन में नहीं था। तो क्या था, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या किया था कि इसका ए का मैग्नीट्यूड का ए का डायरेक्शन, ठीक, क्रॉस, बी का मैग्नीट्यूड बी का डायरेक्शन सही जा रहा है, बाई मोड ए मोड बी साइन थीटा, मोड ए मोड बी साइन थीटा। अब ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो गया, ए क्रॉस बी बाई साइन थीटा। और यही ऑप्शन में था जो सही था। तो इतना तो कुछ करना पड़ेगा। अब लोग 10th पास किए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यही है। ओके, ठीक, लिख लो। ओके, अब आगे देखो, बिठा दें, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ए क्रॉस बी क्या होगा, मोड ए मोड बी साइन थीटा।
मोड ए मोड बी साइन थीटा। एन कैप डायरेक्शन के लिए होगा, जिसका डायरेक्शन या जो प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक। अब तुम बताओ कि हम लोग क्या पढ़े हैं। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। इतना फिगर ड्रॉ करवाएंगे तुमको याद हो जाएगा, लेकिन उबना मत। अच्छा, तुम लोग लगता है स्लो है कि फास्ट? बोलो स्लो है? नहीं, ये बहुत फास्ट है। स्लो का मतलब ये नहीं है कि हम लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और फास्ट का मतलब ये नहीं कि तेज चल रहे हैं। फास्ट से मतलब नहीं, मतलब है कि आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं। अगर क्लियर हो रहा है तो कितना भी तेज पड़ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब समझ में आएगा। और हम सब पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और मैटर को क्लियर करना है। कन्फ्यूजन होना चाहिए। नहीं जानना ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन से, नहीं जानना ज्यादा बेहतर है कंफ्यूजन से। इसलिए साफ करो, क्लियर करो, कुछ नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से। ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, चल जाएगा। अच्छा, आज तक समझ में आया है? चलो आया। आगे कुछ नहीं है, सब पिछली वाला है, आगे कुछ नहीं है। चलो, दो वेक्टर है ए और बी, लिखना बंद। दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और हम अभी पढ़ा चुके हैं, चिल्ला रहे हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है, लिखना नहीं है। मोड ए मोड बी साइन थीटा। एन क्या सही जा रहा है? ठीक। सोचो यहां से यहां तो ए है, ठीक, यह वेक्टर बी है, यह थीटा है। यहां से डाल दो परपेंडिकुलर, क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर। यह तुम्हारा क्या हो गया? बी साइन थीटा। फिर से यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, यह क्या हो गया? बी साइन थीटा। क्या हो गया? बी साइन थीटा। बोला बी साइन थीटा। इसमें क्या समझाना है? वो बनाएंगे वाई मान लो, क्या समझा रहे हैं? वाई बाई ए बी, वाई कितना होगा? बी साइन थीटा। कितना मतलब बताए? एंगल बेस कॉस, यह हो गया बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। ठीक। अब तुम सोचो कि यहां से यहां हो गया ए, यह हो गया बी साइन थीटा, लिखना मत। अब तुम क्या करना कि एक पैरेललोग्राम बना लो। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तिरछा हो गया ना, कोई बात नहीं, तुम समझो। तो यह हो गया ए, ये हो गया बी साइन थीटा। तो बताओ, बोलो दो वेक्टर को क्रॉस कराएंगे तो वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। क्या देगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो जो हम पढ़े हैं बेस इनटू हाइट, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, फाइनली हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान दो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम formed between given vectors। जिन दो वेक्टर को तुम क्रॉस करा रहा है उससे जो प्लेन बनेगा, जिन दो वेक्टर का को क्रॉस करा रहे हो उससे जो प्लेन बनेगा, उस प्लेन का एरिया कौन देगा? क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, एरिया स्केलर की वेक्टर, बोलो एरिया वेक्टर के स्केलर। याद रखना, एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, एरिया ऑफ 3D स्केलर होता है, याद रखना। इसलिए एरिया वेक्टर भी होता है, स्केलर भी होता है। ध्यान दो, फिर से सब प्ले करो। एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, रटो, एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, ठीक। और एरिया ऑफ 3D स्केलर होता है, ठीक। देखो क्या समझाता है। तो ए और बी को हमने क्रॉस कर दिया, ए और बी को क्रॉस कर दिया, तो यह हो गया एरिया ऑफ प्लेन। जैसे दो है तो दो से तो प्लेन ही बनेगा ना, पैरेललोग्राम। समझ में आ रहा है ना? एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो इसे क्या बन गया? प्लेन बन गया। क्या बन गया? प्लेन बन गया। क्या बन गया? प्लेन।
तो क्रॉस करने पर इसी प्लेन का एरिया देगा, राइट। अच्छा, एक वो लटका हुआ है बगल में एन कैप, एन कैप। सोचो क्रॉस करने से एरिया मिला, क्रॉस करने से एरिया मिला, क्रॉस करने से एरिया मिला। अब क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर है, समझ में नहीं आ रहा। मान लो दो है, क्या है, दो है, दो से हमेशा प्लेन बनता है। तुम ऐसे रखो जैसे मनो रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लेन बनता है। दो लाइन से प्लेन बनता है, क्या बोलिए, दो लाइन से प्लेन बनता है। क्रॉस प्रोडक्ट करने से, क्रॉस प्रोडक्ट करने से एरिया मिलता है। तो सीधी सी बात है, नोट लिखो, नोट, एरिया ऑफ प्लेन इज वेक्टर क्वांटिटी, area of plane is vector quantity which is directed perpendicular to its plane। जिन दो वेक्टर क्रॉस कर रहा है उससे जो प्लेन बनेगा उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक। तो एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर किसके लिए, वेक्टर जिसका डायरेक्शन प्लेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर। उतारो पहले, ठीक। अच्छा, सोचो एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। जैसे मान लो कि ऐसे, ठीक, तो इसका जो भी एरिया होगा इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। कोई क्या नीचे क्यों हो सकता है, हो सकता है नीचे भी होगा। अब सवाल उठता है कि ऊपर या नीचे, तो तुम कोई क्वेश्चन सोल्व करेगा ना, क्वेश्चन सोल्व करेगा तो ऊपर मानेगा तो लगातार तो ऊपर मानते रहो, अगर नीचे मानेगा तो नीचे ही मानते रहो। लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ऊपर मान लिया कहीं नीचे मान लिया, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। इसलिए किसी एक ही डायरेक्शन में मान लेना। एरिया का डायरेक्शन प्लेन पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो तुम ऊपर मानो तो लगातार ऊपर ही मानते रहो, और नीचे मानो तो लगातार नीचे ही मानते रहो, मिक्स मत करना, ठीक। दोनों ही सही है, लेकिन अब ऐसा नहीं कहीं ऊपर मान लो कभी नीचे मान लो, ऐसा मत करना। एगो फिक्स कर लो, ऊपर माने के ऊपर, नीचे माने पे नीचे। मान लो कोई नीचे मान के दिया है, कोई बात नहीं, नीचे मानते रहेंगे। कोई क्वेश्चन ऊपर मान के बना दिया है, ऊपर ही मानते रहेंगे, कोई गलत नहीं है, राइट। अब आगे देखो, जैसे मान लो कि ये आपको मान लो कि ये कुछ क्या है, स्लैब है, इसका डायरेक्शन प्लेन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, प्लेन पर परपेंडिकुलर। कोई कहे कि नहीं सर इधर होगा, होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है, ऐसे। तो फिक्स कर लो कि कोई एक ही मानना है, दो नहीं मानना है, ओके। चलो लिख लो इसको भी, ठीक। अगर मान लो कोई 3D है, कोई 3D है, जैसे मान लो कि 3D स्फीयर है, तरबूज है, क्या है, तरबूज। इसको बताओ पृथ्वी गोल है कि लंबा, गोल है। अगर एग्जैक्ट गोल नहीं है लेकिन तो समझ रहा है, तो तुम ताको, जिधर घूमना है देखो, जिधर घूमना है देखो, तुमको कहीं गोल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि तुम जहां तक देख रहा है वह एरिया बहुत कम है इन कंपेयर टू एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी पृथ्वी, ठीक। जहां तक तुम दिख रहा है, जहां तक तुम देख रहा है वह एरिया बहुत ही कम है इन कंपेयर टू एरिया ऑफ अर्थ, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर किसी 3D का छोटा पार्ट ले ले तो वह 2D हो जाएगा। सोचता है क्या ऐसा बोल रहे हैं, बकर बकर रहे हैं, आराम समझो। जैसे मान लो कि एक लाइन है, ठीक,
समझना फिजिक्स है। एक लाइन है 2D में लग रहा है, लेकिन इसके तुम किसी छोटे पार्ट पर विचार करो, एकदम छोटा कर दो, एकदम छोटा, एकदम छोटा, तो वह जो लाइन होगा वह स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। कहीं भी ले लो, यहाँ कर्व है, ध्यान दो, ये कर्व है ना, कर्व है, कर्व है, छोटा लाइन कर दो, एकदम छोटा, एकदम छोटा, तो यह क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। कहीं भी ले लो, स्ट्रेट हो जाएगा। तो 2D का छोटा पार्ट होता है 1D, याद रखना। 2D का छोटा पार्ट लिखते हैं, छोटा पार्ट ऑफ 2D, छोटा पार्ट ऑफ 2D क्या हो जाएगा? 1D। 1D मतलब डायमेंशन, ठीक है। छोटा पार्ट ऑफ 3D, छोटा पार्ट ऑफ 3D क्या हो जाएगा? 2D। सब जाना चाहिए। अब सोचो कि ये अपना स्फीयर है, स्फीयर मतलब 3D, स्फीयर मतलब 3D, तो 3D का छोटा पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 2D। और 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब प्लेन, और प्लेन का एरिया वेक्टर, प्लेन का एरिया वेक्टर, जिसका डायरेक्शन प्लेन पर परपेंडिकुलर। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, करवा देंगे, क्या दो? तो ये 3D है, क्या है? 3D है, क्या है? 3D है, बोलो 3D, 3D, 3D। 3D का छोटा पार्ट क्या होता है? 2D। 2D मतलब प्लेन, 2D मतलब प्लेन, प्लेन का एरिया वेक्टर, प्लेन का एरिया वेक्टर। 3D का छोटा पार्ट 2D, 3D का छोटा पार्ट 2D, 2D मतलब प्लेन, प्लेन का एरिया वेक्टर, जिसका डायरेक्शन प्लेन पर परपेंडिकुलर। अब इस प्लेन का एरिया ऊपर होगा या नीचे होगा? तो कंफ्यूज मत होगा, जहां भी 3D होगा, जहां भी 3D होगा, जहां भी 3D होगा, उसमें जो प्लेन लेंगे वो आउटवर्ड लेंगे। क्या लेंगे? आउटवर्ड। ये देखो, जहां जहां भी 3D होगा उस पर एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड लेंगे। तुम सोचता हो कि सर हिंदी में क्यों लिखा दिया है, मत सोचना। जहां पर मेन फोकस करना होता है, दिखाना होता है कि नहीं ये आपको याद रखना है, हिंदी लिख लो, पहले इसको याद ही रखना है, तो यहाँ हमेशा आउटवर्ड लेंगे, यहाँ हमेशा आउटवर्ड लेंगे, यहाँ हमेशा आउटवर्ड लेंगे, यहाँ हमेशा आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। जैसे मान लो कि तुम क्यूब बना दिया, ये भी तो 3D है ना, यहाँ एरिया आउटवर्ड लेंगे, यहाँ एरिया आउटवर्ड लेंगे, एरिया आउटवर्ड लेंगे, एरिया आउटवर्ड लेंगे, एरिया आउटवर्ड लेंगे। सिलेंडर बनाओ, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे, आउटवर्ड लेंगे। सोचो, तो सब एरिया को जोड़ेंगे और वेक्टर को भी जोड़ देंगे, सब मिला के 0 हो जाएगा, सब मिला के 0 हो जाएगा। तो किसी स्फीयर का एरिया 0 होता है क्या? 4πr² होता है, ठीक। इसलिए यहाँ वेक्टर सम नहीं करते हैं, यहाँ स्केलर का सम करते हैं, और ऐसी स्थिति में एरिया को स्केलर ही माना जाएगा। बात समझो, ऊपर चला गया, फिर से। एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऑफ 3D स्केलर होता है, तब ना जोड़ लेते हैं। अगर वेक्टर की तरह जोड़ेंगे तो यह इसके पीछे है, यह इसके पीछे है, यह इसके पीछे है, सब मिलाकर 0 हो जाएगा। तो क्या एरिया ऑफ स्फीयर 0 होता है क्या? नहीं होता है। एरिया ऑफ स्फीयर स्केलर है, एरिया ऑफ ये जो है, लेकिन हाँ इसके छोटे पार्ट पर विचार करेंगे तो फिर वेक्टर हो जाएगा। और तो समझ गया, आगे बढ़ते हैं, मुंह दुखा दे बुझाए, देख लो, इसको फोकस करना है, ठीक। चलो, ये सब पढ़ाई क्रॉस प्रोडक्ट भी होते हैं, तो नोट पे लिख लो, एरिया ऑफ प्लेन वेक्टर होता है, देखो बट एरिया ऑफ 3D इज स्केलर क्वांटिटी। कोई कहीं कुछ भी लिखो, तुम आराम से पढ़ो, 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है।
इसलिए एक एक बात अच्छे से पढ़ना है, तोड़ कर पढ़ना है, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लिक होगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव बनाना, कुछ क्वेश्चन नहीं बना तो कंफ्यूज मत होना, लेकिन ओवरऑल आपको 60% 70% ऑब्जेक्टिव बुक बनना चाहिए। बन रहा है तो सही जा रहा है, और धीरे धीरे जो नहीं बन रहा है ना, ऑटोमेटिक अपने खुद में बनने लगेगा। जब दिमाग मैच्योर होगा अपने बनने लगेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम बनाते रहो बनाते रहो बनाते रहो, छोड़ना मत। ठीक, ओके। कुछ पढ़ते जाना। चलो, एरिया ऑफ 3D स्केलर। अच्छा बताओ, मान लो कि कोई रेक्टेंगल है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है? मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? बोलो, ए इक्वल टू ए बी गुने ए सी। ए होता है, ये होता ही है लंबाई को चौड़ाई। नहीं, इसको फिजिक्स में नहीं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाए ऐसे वेक्टर ए बी अक्रॉस ए सी, सही रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक, समझो ना, हम लोग पढ़ते हैं ना कि एरिया ए बी गुने लंबाई को चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना, ऐसे पढ़ेंगे। एरिया होता है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक, ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो बताओ एरिया वेक्टर स्केलर, वेक्टर भी और स्केलर भी, वेक्टर भी और स्केलर भी। आगे बढ़े, ठीक। तो हम लोग जहां थे वहां चले जाओ। वी है, दो वेक्टर को क्रॉस कराते हैं तो एरिया मिलता है, जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। एरिया 3D का एरिया स्केलर होता है, 2D का एरिया वेक्टर होता है, जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। कोई एक क्वेश्चन बनाएंगे तो हमेशा या तो पॉजिटिव ऊपर लेंगे या हमेशा नीचे लेंगे। आगे, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ए था, कोई वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन क्या? ये ना पढ़े? अरे ये ना पढ़ा है? अच्छा, सोचो, ये वेक्टर्स आर पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दोनों का डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। मैग्नीट्यूड सेम हो उससे मतलब नहीं है, डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। या तो दोनों ऐसे हो, दोनों ऊपर हो, जैसे मन हो, उसको मतलब नहीं है, सब पैरेलल हो। जैसे मन हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं। वेक्टर सब पैरेलल, नीचे भी कर दो, नीचे भी कर दो, वेक्टर सब पैरेलल। इट मींस थीटा का क्या होगा? 0। या कह दो वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, यानी थीटा कितना होगा? 180। यानी कि एक ऊपर हो तो एक इधर हो, नीचे हो, एक इधर हो, एक नीचे हो। तो साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। ठीक, तो बताओ वेक्टर्स अगर पैरेलल होंगे, इफ वेक्टर्स आर पैरेलल हो या एंटी पैरेलल से लिखते हैं, ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। नहीं लिखा है यहाँ पर, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, यानी कि मॉड ए मॉड बी ये 0 हो गया, एन कैप 0 हो गया, एन कैप, यानी कि नल वेक्टर। कौन वेक्टर? नल वेक्टर। तो देखो यहाँ पर अगर वेक्टर पैरेलल होगा या वेक्टर एंटी पैरेलल होगा,
तो नल वेक्टर होगा। आज इतना ही रहने दो, लगातार बहुत बोले हैं, तुम लोग इसको 2 बार समझना। ठीक, ओके, बाय।